हेलो एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और आप देख रहे हैं एवी एडू कैंप, जहां साइंस को हम इजी और मजेदार बनाते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मिरर कैसे इमेज बनाता है और लाइट क्यों बेंड होती है जब वो एक चीज से दूसरी चीज में जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, हम चीजें देख क्यों पाते हैं? सोचो, तुम अपने कमरे में हो और लाइट बंद है, पूरा अंधेरा है। उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं दिखता, चाहे कितना भी जूम करके देखो। लेकिन जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो, सब कुछ तुरंत वापस दिखने लग जाता है। इसका मतलब बिना लाइट के कोई चीज नहीं दिखती। अब ये समझो, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो एक्चुअली उससे लाइट हमारी आंखों तक आ रही होती है। चीज खुद लाइट रिफ्लेक्ट करती है, यानी लाइट को वापस बाउंस करके हमारी तरफ भेजती है। जैसे सूरज की रोशनी एक टेबल पर पड़ती है, टेबल उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और वही लाइट हमारी आंखों में जाकर हमें टेबल दिखाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, जिसे हम रे कहते हैं। इसी वजह से जब कोई चीज लाइट के रास्ते में आती है तो उसके पीछे एक शार्प शैडो बनता है। जैसे तुम्हारे हाथ का साया, जिसको हम शैडो कहते हैं, वो दीवार पर पड़ता है। एक छोटी सी नोट, अगर रुकावट, जिसको हम ऑब्स्टैकल कहते हैं, बहुत ही छोटा हो तो लाइट उसके एजेस से थोड़ा बेंड हो जाती है। इसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये तब होता है जब हम लाइट को वेव की तरह ट्रीट करते हैं। फिलहाल इसे याद रखना काफी है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन के दो गोल्डन रूल्स की। जब लाइट किसी सरफेस पर टकराती है तो जिस एंगल पर वो आती है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कैन यू सी, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा मिरर है, ये आपको इंसिडेंट रे, और यहां पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसमें कोई चीटिंग नहीं, जितना एंगल जाते वक्त उतना ही एंगल आते वक्त। तो अगर हम इसको समराइज करें, जब लाइट किसी सरफेस पर टकराती है तो जिस एंगल पर वो आती है, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, वही एंगल उस एंगल के बराबर होता है जिस पर वो वापस जाती है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमेशा दोनों ही इक्वल होंगे, तो एंगल आई वुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। इसे समझने का एक सिंपल तरीका है, जैसे कैरम या बिलियर्ड्स में तुम जब स्ट्राइकर को साइड वॉल से टकराते हो तो उसी एंगल पर वापस बाउंड करता है जिस एंगल से वो गया है। बिल्कुल वैसा ही लाइट के साथ होता है। लॉ 2 आता है, इंसिडेंट रे, जो लाइट आ रही है, नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। जो एक इमेजिनरी सीधी लाइन होती है सरफेस से, तो ये सरफेस से नॉर्मल हमेशा क्या बनाता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, कैन यू सी ये रिफ्लेक्टेड रे? ये रिफ्लेक्टेड रे आपको तीनों ही एक प्लेन में दिखाई होती है, मतलब एक ही फ्लैट सरफेस पर होंगे, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों लॉज हर रिफ्लेक्टिव सर्विस के लिए सच होते हैं, चाहे वो फ्लैट मिरर हो या फिर वो कर्व्ड, जिसको हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। ये दोनों लॉज हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका असर्शन रीजन बन सकता है कि जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो क्या वो फ्लैट मिरर के लिए होता है या स्फेरिकल, दोनों के लिए दोनों लॉज एप्लीकेबल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो आपकी इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो किस पे लाई करेंगे? एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है। अब जब तुम रोज सुबह ब्रश करते वक्त मिरर में देखते हो तब क्या होता है, चलिए समझते हैं। प्लेन मिरर, जिसे हम फ्लैट मिरर कहते हैं, उसमें इमेज की चार खास प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इसका मतलब तुम उस इमेज को स्क्रीन पर नहीं पकड़ सकते। जैसे प्रोजेक्टर या किसी इमेज को आप देख सकते हो, आप इसको नहीं देख सकते, तभी इसको क्या कहा जाता है? वर्चुअल। और वो सीधी खड़ी दिखती है, उल्टी नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं इरेक्ट।
तो जिसमें मान लो अब ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो जो आपकी इमेज बनेगी ना, वो भी आपको सीधी ही दिखेगी, वो उल्टी नहीं दिखेगी, बस उसको आप स्क्रीन पर पकड़ नहीं सकते, तभी उसको क्या कहा जाता है, वर्चुअल। दूसरा है, इमेज की जो साइज है ना वो सेम होगा। अब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है 5.3 मीटर्स, तो जो आपकी इमेज है वो भी कितनी बनेगी, सेम साइज की 5.3 मीटर्स। तीसरा है, इमेज उतनी ही दूरी पर पीछे बनती है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है। इसका मतलब मान लो ये आपका मिरर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट आपने, एग्जांपल लेते हैं 0.5 मीटर्स पे खड़ाया, तो जो इमेज है ना वो इसके पीछे बनेगी, और कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 0.5 मीटर्स पर ही बनेगी, तो इक्वल डिस्टेंस होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चौथी प्रॉपर्टी, लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट और राइट स्विच हो जाते हैं। ये इसलिए होता है कि जब तुम एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस लिखा हुआ उल्टा देखते हो तो मिरर में देखने पर वो सीधा पढ़ पाते हो, इसलिए आपको एम्बुलेंस उल्टे डायरेक्शन में देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अब जरा सोचना शुरू करो, अगर मिरर फ्लैट ना हो, कर्व्ड हो, जैसे कि एक चमकीली चमक, तो चम्मच जैसे आपको स्पून देखने को मिलता है, तो क्या वो फ्लैट है, नहीं ना, तो उसको हम कहते हैं कर्व्ड या फिर स्फेरिकल मिरर्स। तो अभी तक हमने किसकी बात करी है, फ्लैट मिरर्स की। अब हम बात करने वाले हैं कर्व्ड मिरर्स की, जिसको हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। अब घर में एक स्टील का चम्मच उठाओ और उसमें अपना चेहरा देखो, दोनों साइड ट्राई करो, एक चेहरा नॉर्मल दिखेगा और दूसरी साइड उल्टा और छोटा, बड़ा। यही है स्फेरिकल मिरर्स का कमाल। एक स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का हिस्सा होता है, जैसे चम्मच का अंदर या बाहर वाला कर्व। तो जैसे हमारे पास एक सर्कल है, अगर हम इसको बीच में से काट दें तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको ये देखने को मिलेगा, चम्मच इमेजिन करो, स्पून इमेजिन करो, ठीक है, और चम्मच का उल्टा साइड ये दिखेगा, तो इस वाले को हम बोलते हैं कॉनकेव। इट कर्व्स इनवर्ड्स, इनवर्ड्स को कर्व करता है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। कैन यू सी, अगर सर्कल का सेंटर देखें तो यहां बनेगा, तो ये सेंटर की तरफ मुड़ता है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। ये यहां पर सेंटर से दूर जा रहा है, कर्व्स आउटवर्ड्स, आउटवर्ड, कैन यू सी, कर्व आउटवर्ड जा रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जा रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज आउटवर्ड्स, इसलिए ये वाला कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। याद रखने की ट्रिक, कॉनकेव में केव है ना, मतलब अंदर एक गुफा, ऐसे ही कॉन्वेक्स में उभार है, बाहर की तरफ फूला हुआ, तो ये बाहर की तरफ फूला हुआ है, ये तो ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव। आगे बढ़ने से पहले कुछ नए वर्ड सीख लेते हैं, ये सब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। सबसे पहला आता है पोल, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, मिरर के सरफेस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। तो अगर हम बात करें आपको पोल कहां देखने को मिलता है, बिल्कुल सेंटर में, तो ये मेरा सरफेस है, मान लो दिस इज माय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का बिल्कुल मिड पॉइंट, उसको हम कहते हैं पोल। जैसे इमेजिन करो, चम्मच के कर्व का ठीक बीच का पॉइंट, उसको हम कहते हैं पोल। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उस पूरे स्फीयर का सेंटर होता है जिसका हिस्सा मिरर है। जैसे ये मेरा स्फीयर है, मैंने इसको आधे पोर्शन में डिवाइड कर दिया, अब इस सर्कल का कोई सेंटर होगा ना, मान लो ये मेरा क्या है, कॉनकेव मिरर, बट मैं किसकी बात कर रही हूं, कि इस स्फीयर के बीच का पॉइंट, जिसको हम सेंटर कहते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि एक सर्कल है तो भाई ये रेडियस ही होगा, इसका रेडियस होगा, राइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये डिस्टेंस है पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। अब ये मेरा मिरर है, मिरर का बीच का पॉइंट क्या बन जाता है, दिस इज पोल,
ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या बन गया? रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। प्रिंसिपल एक्सिस, एक सीधी इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों से होकर गुजरती है और मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं इसको पूरा खींच दूं तो ये मेरा पूरी लाइन क्या बन जाएगी? दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो आई होप यहां तक आपको जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो समझ आई होंगी। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो तुमने शायद कभी सोचा भी हो। क्या मिरर से पेपर जला सकते हैं? जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और कॉनकेव मिरर से टकराती हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारी रेज एक ही पॉइंट पर मिलती हैं। उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी 9.2 में बताया गया है। एक कॉनकेव मिरर को सूरज की तरफ पकड़ो और रिफ्लेक्ट हुई लाइट को एक पेपर पर फोकस करो। क्या होता है? सारी सनलाइट एक ही छोटे से ब्राइट स्पॉट में कंसंट्रेट हो जाती है। वही होता है सूरज की इमेज उस पॉइंट एफ पर। और इतनी सारी एनर्जी एक जगह जमा होने से हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पेपर में आग लग जाती है। लेकिन एक जरूरी कॉशन भी है, कभी भी मिरर को सूरज की तरफ अपनी आंखों के पास पकड़कर मत देखो, इससे आंखों को बहुत नुकसान हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ टीचर की गाइडेंस में दूर से और पेपर पर करना है। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं, ये मेरा कॉनकेव मिरर, इसको किसकी डायरेक्शन में पकड़ो? सूरज की लाइट रेज की तरफ। तो भाई कहां से आ रही है? बहुत दूर से आ रही है ना, मान लो इन्फिनिटी से आ रही है। तो ये रेज सबसे पहले किस पे टकराएंगी? ये मिरर पे टकराएंगी। जब ये मिरर पे टकराएंगी तो इसके बाद होगा रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन हुआ तो सारी की सारी रेज ना एक जगह एक्यूमुलेट हो गई। इस एक्यूमुलेशन पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। सो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको देखने को मिलती है। ये सारी कहां पर जाके रिफ्लेक्ट कर रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां मिल रही हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ऐसे ही अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने कॉनकेव मिरर देखा था, अब कन्वेक्स मिरर देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद बिखर जाती हैं। तो मान लीजिए ये हमारी रेज आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके बाद ना बिखर जाती हैं, यानी स्प्रेड आउट हो जाती हैं, एक जगह मिलती नहीं। तो फिर फोकस कैसे निकालते हैं? सिंपल, उन रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ मिरर के अंदर डैश लाइंस, डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करो। ऐसा करने पर वो सारी लाइंस एक सिंगल पॉइंट पर मिलती हुई दिखती हैं मिरर के पीछे। यही है कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर जब हमने देखा था तो ये मिरर के आगे था, सामने दिख रहा था, तभी इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। क्योंकि सारी रेज कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिल रही है जिसको बोलते हैं फोकस। लेकिन वहीं जब हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो यहां से अगर रे गई तो वो डाइवर्ज हो जाती है। लेकिन जब हम इसको मीट करवाएंगे ना तो वो एक पॉइंट में मिलेगी। उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसका मतलब क्या है? कॉनकेव मिरर का, क्योंकि ये मिरर के आगे है ना, कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो रियल होता है। क्या होता है? रियल। क्योंकि रेज वहां एक्चुअली मिलती हैं, यहाँ पर एक्चुअली मिल रही है ना। कैन यू सी? रेज सारी कट करके कहां बन रही है? एक पॉइंट पे मिल रही है, फोकस में मिल रही है, इसलिए ये रियल होता है। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में वर्चुअल होता है, क्योंकि हमने डॉटेड लाइन से इसको मिलाया है। क्योंकि आपको सामने मिलती हुई नहीं दिख रही है, तो बिखरती हुई दिख रही है। लेकिन हमने इसको क्या किया है? एक्सटेंड किया है और वर्चुअली मीट करवाया है। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये रियल फोकस बनाती है कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर क्या बनाता है? वर्चुअल, मिरर के पीछे। अब दो और इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, फोकल लेंथ और अपर्चर। फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ये डिस्टेंस होता है पोल और प्रिंसिपल फोकस तक।
सो प्रिंसिपल फोकस, मान लीजिए ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इस पूरे को अगर मैं पूरा करूं तो सेंटर में क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लो यहां से रेज आ रही हैं और मीट कर रही हैं एफ पे, तो ये क्या हो गया, फोकस। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। अपर्चर दूसरा, ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सर्कुलर सरफेस का डायामीटर होता है। तो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो सर्कुलर सरफेस का पार्ट है, उसका डायामीटर है, मतलब मिरर कितना चौड़ा है। समझिए, मान लो ये मेरा मिरर है, इसको आधा करेंगे तो ये मेरा कॉन्केव हो जाएगा। एक बड़ा मिरर ले लिया मैंने, यहां पर ये मेरा कॉन्केव हो गया, राइट। नाउ कैन यू सी विड्थ का डिफरेंस है? कैसे? क्योंकि इसका डायामीटर बड़ा है, इसका डायामीटर छोटा है। तो जो डायामीटर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपका मिरर कितना चौड़ा है, कितनी विड्थ है उसकी। तो विड्थ किस पे डिपेंड कर रही है, डायमीटर पे। दिस इज योर डायमीटर। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, हम अक्सर वही मिरर स्टडी करते हैं जिनका अपर्चर उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा होता है। इससे मैथ सिंपल रहती है और इमेजेस भी शार्प बनती है। जैसे छोटे चम्मच से इमेज क्लियर दिखती है, बड़ी कर्व्ड सरफेस से थोड़ी डिस्टॉर्ट हो सकती है। इसीलिए हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, जिसका अपर्चर छोटा हो। क्लैरिटी है? तो छोटे मिरर्स से हम डील करते हैं, जिससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कनेक्टिंग आर एंड एफ। आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड योर फोकस इज द फोकल लेंथ। तो छोटा एफ क्या है, फोकल लेंथ। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेरा सर्कल है, सर्कल का सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा कॉन्केव मिरर मान लो, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया पोल। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच आपको फोकस देखने को मिलता है। फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो अगर ये आधे में है तो ये भी तो फोकल लेंथ ही हुई। तो अगर मैं यहां पर बात करूं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक डिस्टेंस जाता है, इसको हम क्या पढ़ के आए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दो गुना है ना फोकल लेंथ का। दोबारा समझ लीजिए ना, कैन यू सी, ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, सर्कल है। सर्कल का सेंटर क्या हुआ, सी। सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच आपको क्या देखने को मिलता है, फोकस। और एफ से लेकर पी तक का डिस्टेंस क्या होता है, एफ, स्मॉल एफ। अगर ये स्मॉल एफ है तो ये भी तो स्मॉल एफ है। एफ प्लस एफ क्या हो गया, 2f। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, 2f। दिस इज द रिलेशनशिप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरी फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। आई होप यहां तक आपको समझ आया हो, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक क्विक रिकैप देखते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, तीनों रे एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। प्लेन इमेज की बात करते हैं, प्लेन मिरर इमेज वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है। जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर पीछे क्या बनती है, इमेज बनती है। बट ये क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। कॉन्केव मिरर अंदर की तरफ कर्व, रियल फोकस सामने की तरफ। और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, बाहर की तरफ कर्व होता है, और वर्चुअल फोकस आपको पीछे देखने को मिलता है। बेसिकली वर्चुअल क्यों होता है, क्योंकि हमें उसे मिलाना पड़ता है। P which is pole और C that is center of curvature, मिरर का सेंटर पॉइंट और उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर हिस्सा है। स्मॉल f और अपर्चर, पोल से फोकस की दूरी स्मॉल f है, और मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायामीटर होता है ना, उसको हम कहते हैं अपर्चर। और गोल्डन फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। f हमेशा p और c के बीच में होता है। तो बस पूरा जहां तक हमने अभी तक रीड किया है वो सारा रिपीट हो गया। ये आपकी फाउंडेशन है। अगर आप फाउंडेशन प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, आपको ये चैप्टर मुश्किल लगेगा।
अब तुम्हारी बारी, ये सवाल सोचो और कमेंट्स में अपना आंसर लिखना जरूर शुरू करो। पहला है, अगर लाइट एक प्लेन मिरर पर 35 डिग्री के एंगल पर टकराती है नॉर्मल से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। दूसरा है, कॉनकेव मिरर पेपर को जला सकता है जब वो फोकस पर हो, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर कभी नहीं, ऐसा क्यों होता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तीसरा है, अगर किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? और चौथा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का एक एक एवरीडे यूज बताओ और एक्सप्लेन करो कि वो कर्व उस काम के लिए क्यों बेस्ट सूटेबल है। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं उन्हें चेक करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो और एवीए एडुकैम्प को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, सीखते रहो। थैंक यू वेरी मच।